Hey guys, this is Ali Musa Julbani and I'm going to be recording, work energy power MCQs. This will immensely help you with your study and let's just begin at once. अच्छा मैंने थ्योरी तो करवा दी थी इनफैक्ट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द थ्योरी कंटेंट ऑन यूट्यूब चैनल लेकिन अभी आप ये वाले सवाल भी मेरे साथ कर लो. अच्छा सबसे पहली चीज़ है इसमें क्वेश्चन है a trolley starts from rest at X, it rolls down to Y and eventually comes to rest at Z. Okay, यानी एक चीज़ का इधर ख्याल रखना है कि ये कहता है ट्रॉली स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट किया, यानी इसका मतलब है कि शुरू में इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, सिर्फ इसके अंदर पीई थी. ये भी हमें समझ में आ रहा है. इट रोल्स डाउन टू वाई, ओके, एंड इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट एट जी, यानी अभी भी यहाँ पे सिर्फ इसके पास पी ई ही बची है, यानी रुक गया आकर. ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है दिस पी ई वुड बी लेस कंपेयर टू द प्रीवियस वन. ये तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है जो मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूँ इधर. विच रो इज अ पॉसिबल समरी ऑफ द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. लेट्स जस्ट गो ओवर इट. सबसे पहले एक्स टू वाई में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ सकती है. इसने लिखा है पहला ऑप्शन पी ई टू के ई. नहीं, अब एक चीज़ तो फैक्ट है कि अगर हम लोग सिर्फ एक कंपैरिजन करें इसका और इसका, अगर हम लोग कंपैरिजन करें वी कैन क्लियरली सी दैट द सेम हाइट इज़ नॉट बीइंग अटेन्ड. और या तो ये आगे जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये एकदम से जी पर आके रुक गया. तो इसका मतलब ये है कि समवेयर डाउन द लाइन दैट इनिशियल पी ई, that initial potential energy is being converted into some other form. So इसका मतलब है कि ये पहला नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सेकेंड वाला भी पहले, क्योंकि पहला वाला ही गलत है तो दूसरा भी नहीं हो सकता. दूसरे में देखते हैं, इसमें देखते हैं. अच्छा, इसने लिखा है सी ऑप्शन के अंदर पी ई, ओके, कन्वर्ट्स टू के ई प्लस हीट. तो हीट में तो लाजमी कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. फिर उसके बाद जो है this KE over here converts to PE. Well, apparently अगर यहाँ से भी ऊपर जा रहा होगा तो लॉसेस तो यहाँ पे भी हो रहे होंगे, तो ये भी नहीं हो सकता. So इसका मतलब है लास्ट ही बचेगा कि भाई हमारे पास क्या था, PE कन्वर्ट्स टू, यहाँ पे फ्रिक्शन होगी, हीट में जनरेट होगा, उसके बाद यहाँ पे KE तक हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, KE प्लस हीट. फिर उसके बाद जो है the KE over here, the kinetic energy over here converts to PE plus heat over here. सही है, वरना अगर ये पूरा का पूरा KE कन्वर्ट होता तो ये PE ऊपर जाके होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. Anyways, this question is done. Let's just move on to the next question. This is going to be D, by the way. Which statement about the principle of conservation of energy is correct? I have a pretty bad flu at the moment, but I'm just going to be recording this for your benefit. Which statement about the principle of conservation of energy is correct? Energy conversion helps to conserve energy sources. Hey, bhai. Energy is conserved only in system with an efficiency of 100%. Abhi bhai. Energy is always conserved. The supply of energy is limited, so energy should be conserved. No भाई, हमें कोई वो थोड़ी philosophy थोड़ी चल रही है, या हमें किसी को समझाना थोड़ी है. The total amount of energy in a closed system is constant. That is absolutely correct. Closed isolated system है, उसके अंदर ही लॉसेस हो या जो भी हो, वो सारी जो लूज एनर्जी और जो कन्वर्टेड एनर्जी, इनफैक्ट कन्वर्टेड एनर्जी इवन अगर वो हीट में भी कन्वर्ट हो रही है विच कॉन्स्टिट्यूट एज लॉस, अगर इन सबको मिला ले तो वो हमारे पास हमेशा जो टोटल एनर्जी होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट रहेगी क्लोज सिस्टम के अंदर. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट best represents the principle of conservation of energy. Okay, energy cannot be used faster than it is created. ये वाला जो है ये बेस्ट रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये नहीं है. द सप्लाई ऑफ एनर्जी इज लिमिटेड, सो एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड. ओ भाई, द टोटल एनर्जी इन अ क्लोज सिस्टम इज कांस्टेंट. दैट इज करेक्ट बिकॉज यही हमारे पास फैक्ट है. इनफैक्ट यही चीज हमने इधर भी डिस्कस की थी. फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया, विच स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी इज नॉट करेक्ट. ओके, नॉट करेक्ट हमें चाहिए. एनर्जी इज नेवर लॉस्ट, but it may be transferred between forms.
दैट इज ट्रू, ये तो ट्रू है, हमें तो फॉल्स ढूंढना था इसके अंदर। सो पहला तो ट्रू हो गया। इन एन इनइलास्टिक कोलिजन द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, दैट इज ऑल्सो ट्रू। द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम is the ratio of the useful energy output to total energy input, that is absolutely true, यहां तक तो सच है। फिर उसके बाद डी ऑप्शन ये कहता है when a machine does work friction reduces the total energy। अबे भाई टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये वाला ही स्टेटमेंट जो है दैट इज फॉल्स ओवर हियर, सो वी आर गोइंग टू गो विद दिस ऑप्शन बिकॉज इसने मुझे बोला है नॉट करेक्ट होना चाहिए। सोचना बहुत पड़ता है बट हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई दिस आउट। अ कार ऑफ मास 500 kg इज एट रेस्ट एट पॉइंट एक्स ऑन अ स्लोप। ओके, रेस्ट पर है माइंड यू। द कार्स ब्रेक्स आर रिलीज्ड एंड द कार रोल्स डाउन द स्लोप विथ इट्स इंजन स्विच्ड ऑफ। ओके, एट पॉइंट वाई द कार हैज मूव थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 30 मीटर एंड हैज अ स्पीड ऑफ दिस। What is the energy dissipated by the frictional forces when the car moves from X to Y? अच्छा, हमें निकालना है एनर्जी डेसिपेटेड। ओके, हम एक काम कर सकते हैं, देखो एक चीज तो नजर आ रहा है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इधर से लेकर इधर तक विजुलाइज करूं तो मेरे पास जीपीई कम हुई होगी विच इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और हमारे पास यहां पर के ई बढ़ी होगी। लेकिन मुझे जो है वो निकालना है कि इसमें लॉसेस कितने हुए होंगे। तो एक काम करते हैं, पहले हमें एक आइडिया है कि जीपी ज़्यादा बड़ी होगी और ये जो स्पीड गेन होगी ये कम होगी, तो इसका मतलब है कि लॉसेस हुए होंगे, और वो जाहिर सी बात है दैट वुड बी एनर्जी डेसिपेटेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसका जीपी निकाल लेते हैं और फिर इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, और फिर दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी लॉसेस आ जाएंगे। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग, सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, वी आर जस्ट गोइंग टू पुल दैट ऑफ, लेट्स गिव इट अ शॉट। सो हमारे पास सबसे पहले है जीपीई निकाल लेते हैं, इधर निकालते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी 500 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 30। इसकी जो वैल्यू आ रही होगी 9.81 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आ रही है 147150 जूल्स। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट फेज में हम लोग निकालते हैं फाइनल के ई, एंड दैट इज गोइंग टू बी हाफ इनटू मास। हमारे पास कितना है, मास है 500 इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 11 बिकॉज 0 से स्टार्ट हुआ तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 11 हमारे पास फाइनल है, और ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 11 का स्क्वायर। सो दिस इज कमिंग एज 3250 जूल्स। अब आप एक गौर से एक चीज़ देखो कि यार ये वैल्यू जो है ना हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी वो कम है इससे। जीपीई जो लॉस हुआ था, जो जीपीई हमारे पास कम हुई थी, तो ये कहाँ गई बाकी? तो जाहिर सी बात है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हुआ होगा, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारे पास। सो 147150 minus 3250 and the value is coming as 116900। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको सारे आंसर्स 2SF तक है तो 2SF तक राउंड ऑफ करते हैं तो ये हो जाएगा 12 4 zeros, और फिर एक और काम कर लेते हैं कि इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में ले जाते हैं तो 1.2 × 10⁵ यानी इसका मतलब है कि ये आंसर होगा, बी आंसर होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये ऐसे सवाल बड़े कॉमन होते हैं तो ये आप देख लो एक दफ़ा। अच्छा, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन आया, ओ माय गॉड। Two masses m and m are connected by an inextensible string which passes over a frictionless pulley. Mass m rests on a frictionless slope as shown. Okay. The slope is at an angle theta to the horizontal. The two masses are held stationary and then released. अच्छा, मेरे पास ये है, एक सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड ये था कि फ्रिक्शनलेस पुली है और स्लोप भी फ्रिक्शनलेस है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है, सिर्फ इधर जो हमारे पास जो फोर्सेस आ रही होंगी पहले वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें फोर्स आ रही होगी वो ये वाली फोर्स होगी विच इज द कंपोनेंट ऑफ वेट डाउन द स्लोप, सो एम जी साइन थीटा होगा। और हमारे पास एक फोर्स ये वाली है विच इज गोइंग टू बी एम जी, यहां तक भी पहुंच गए। एक कैपिटल एम है और ये है। अच्छा, फिर ये कह रहा है विच एक्सप्रेशन मस्ट बी करेक्ट। अब सब में लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। एक चीज तो फैक्ट है कि हमारे पास इसने मुझे कुछ एक चीज बोली थी, मास m मूव्स डाउन द स्लोप, यानी ये वाला जो मास है, जो ये वाला मास है, ये नीचे की तरफ जा रहा है और वो जो छोटा वाला मास है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि लेट्स जस्ट राइट इट डाउन, एम जी साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन एम जी। इट्स अ फैक्ट, जाहिर सी बात है, तभी तो ये राइट साइड की तरफ ये सारी असेंबली मूव करेगी। यानी ये दोनों मासेस राइट साइड की तरफ कैसे मूव करेंगे, तभी मूव करेंगे जब एम जी साइन थीटा जो होगा वो छोटे वाले एम जी से ज्यादा होगा। यहां तक भी पहुंच गए। सो इसका मतलब है कि साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन एम जी स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाय एम जी कैपिटल एम जी। सो इसका मतलब है कि जी और जी कैंसिल आउट हो गया, तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन एम ओवर एम कैपिटल एम। सही है, तो इसका मतलब है कि ये वाला आंसर होगा सी आंसर। ये भी हो गया, स्ट्रेट अवे था। यार एक बात मैं बोलूं, अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना, बहुत सोच समझ के करना, बहुत दिमाग लगा के करो, ठीक है, और कुछ ना कुछ लिखा जरूर करो। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास एक और सवाल है। लेट्स गो ओवर दिस क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप इनटू द एयर। हमने इसको एयर में फेंका। इट राइजेस टू द टॉप ऑफ इट्स पाथ बिफोर बिगनिंग टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके, सो हमने इसको फेंका ऊपर की तरफ। अग्रीड। Assume that the gravitational potential energy of the ball is zero at its starting position, यानी यहां पर हमारे पास GPE जो है that is zero. Okay, which statement about the ball is not correct? जो बॉल का कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सच नहीं है, वो हमें ढूंढना है। As it rises, its kinetic energy is transferred to gravitational potential energy. बिल्कुल सच है ये वाला, this is true. इसमें स्ट्रेट अवे एलिमिनेशन यूज करेंगे तो हो जाएगा। एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, दैट इज नॉट ट्रू। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हमारे पास जो है एट इट्स मिड पॉइंट ऑफ इट्स पाथ द ग्रेविटेशन इज इक्वल टू इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्यों भाई? At the midpoint of its path, its gravitational potential energy is equal to its initial kinetic energy. भाई ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा कैसे होगा कि हमारे पास जो initial kinetic energy थी वो तो जीरो थी, और हमारे पास इसका मतलब है कि जो its gravitational potential energy है वो midpoint of its path वो भी जीरो हो। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, नॉट ट्रू है। तो ये तो पहले ही मिल गया हमें आंसर। At the top of its path, its kinetic energy is zero. That is true, ये भी ट्रू है। At the top of its path, its total energy is less than its initial total energy. At the top of its path, its total energy is less than its इनिशियल एनर्जी। अब एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि इसने हमें एयर में फेंका है, तो दैट इज करेक्ट। एयर के अंदर अगर फेंका है तो हमारे पास एनर्जी लॉसेस होंगे, लाजमी होंगे। अब टोटल एनर्जी का जो इधर इंप्लाई कर रहा है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। इन दोनों को मिलाकर भी हमारे पास टोटल एनर्जी जो यहां पे थी, जो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, वो उसके बराबर नहीं हो सकती है, बिकॉज ऑफ द लॉसेस एज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हुआ होगा इसके अंदर। तो ये वाला भी सच है बिल्कुल स्टेटमेंट। तो इसका मतलब है कि भाई बी ही इसका आंसर होना चाहिए। ये हो गया सवाल सॉल्व। ये जरा सोच के करो, एक दफा इसको 2 मिनट पॉज करो, इस पर थोड़ी देर के लिए सोचो इस पर कि ये एयर के अंदर भी फेंका गया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एयर के अंदर फेंका गया होगा तो यहां पर इनिशियल एनर्जी जो होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन द फाइनल एनर्जी। मैंने सिर्फ एनर्जी ही लिखा है। द रीजन इज दैट कि हमारे पास जो है ना बीच में लॉसेस बहुत सारे हुए होंगे, क्योंकि एयर रेसिस्टेंस भी तो थी। अग्रीड। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है,
A railway engine accelerates a train of total mass 1200 1200 tons. ओके, एक टन जो है वो 1000 kg के बराबर है, from rest to a speed of 75 meters per second. How much useful work must be done on the train to reach this speed? Okay. So इसने बोला है कि how much useful work must be done to reach this speed. तो बहुत आसान है, सिंपल एक काम कर लेते हैं हम लोग, एक काम कर लेते हैं, डायरेक्ट फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, एंड दैट शुड बी द यूजफुल वर्क डन मस्ट बी डन ऑन द ट्रेन टू रीच द स्पीड. सिंपल एज दैट. सो वर्क डन, इससे पहले लिख लेते हैं कि के ई इज इक्वल टू वर्क डन विच इज इक्वल टू हाफ इनटू मास. हमारे पास हो जाएगा इधर 1200 टन्स है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 भी करेंगे इधर, और फिर इसके बाद जो है मल्टीप्लाइड बाय जो फाइनल स्पीड है इसकी कितनी हो रही है 75 का स्क्वायर कर दो, यही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका. 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1200 इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 75 का स्क्वायर किया, और ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू अगर मैं इंजीनियरिंग मोड ऑन करता हूँ तो ये आ रही है राउंड ऑफ करके 3.4 इंटू 10⁻⁹. सो 3.4 इंटू 10⁻⁹ मेरे पास आंसर आ रहा है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है. आई होप दिस इज क्लियर गाइज, दिस इज डन, दिस वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट. फिर उसके बाद ये कहता है, अ मैन क्लाइम्ब स्लोली एट अ स्टेडी स्पीड टू द टॉप ऑफ अ लैडर. ओके, what is the main energy transfer taking place for the man as he climbs? स्टेडी स्पीड पे जा रहा है. स्टेडी स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड. अगर कांस्टेंट स्पीड का है तो इसका मतलब है कि एनर्जी विल नॉट बी ट्रांसफर्ड एज काइनेटिक एनर्जी. ये बात आपको हमेशा याद रखना है, ये मैं अभी कह रहा हूं, सुन लो दोबारा से. इफ द स्पीड इज कांस्टेंट दैट मीन्स उसमें काइनेटिक एनर्जी जो अपनी है वो अपनी है, लेकिन फर्दर एनर्जी इज नॉट बीइंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. ये बात याद रखना, ठीक है. फिर इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास क्या चीज़ें कन्वर्ट हो रही होगी, जाहिर सी बात है उसके केमिकल एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी टू, इसके अंदर हमारे पास किसमें, टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ट्रू. उसके अलावा काइनेटिक टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, केमिकल पोटेंशियल टू काइनेटिक में तो कोई कन्वर्जन ही नहीं है. थर्मल हीट टू काइनेटिक नहीं. ए शुड बी द करेक्ट आंसर. थिंक अबाउट इट, थोड़ी देर रीड करो उसको और कम टू अ कंक्लूजन. जाहिर सी बात है उसके बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेसेस होंगे, वो एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही होगी, वो जीपी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं. और जो हमारे पास है स्टेडी स्पीड पे जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि केई में तो कोई कन्वर्जन नहीं हो रही होगी. तो ये तो गया हमारे पास, यही हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन इसमें बचा था. अच्छा, फिर ऐसे ही सवाल दोबारा आ गया. अ रेलवे इंजन एक्सेलरेट्स अ ट्रेन ऑफ टोटल मास दिस फ्रॉम रेस्ट to a speed of 50 meters per second. Okay. How much work must be done on the train to reach this speed? ये वाला वैसे ही है, सिमिलर है. You can try this at home. ये आप ट्राई करोगे, मैं ट्राई नहीं करूँगा. Okay. You do this. This is your homework. इसको आप खुद कर लेना, ठीक है. सवाल को, ये बहुत ईजी है, ये वाला हम लोग कर चुके हैं. सिमिलर है, मैं इसको लिख लेता हूँ, ईजी सिमिलर. फिर हमारे पास एक और है. A car traveling with a speed of 28 meters per second leaves a motorway on an exit road. Okay, the end of the exit road is 22 meters higher than the motorway. Okay, if only the force of gravity is considered, what will be the speed of the car at the end of the exit road? Okay, at the end of the exit road. The end of the exit road is 22 meters high, यानी स्लोप पर चढ़ रही है. If only the force of gravity is considered, what will be the speed of the car at the end of the exit road? Okay, हम लोग एक काम करते हैं. इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है, मेरे पास a car is traveling with this speed, leaves a motorway on an exit road. ठीक है, ऐसा हुआ, यानी हमारे पास शुरू में इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी. ओके,
The end of this exit road is 22 meters higher than the motorway. If only the force of gravity is considered, what will be the speed of the car at the end of the exit road? हमें स्पीड निकालनी है बिल्कुल आखिर के अंदर के इसकी स्पीड क्या थी. ओके तो इसको करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं. के ई हमारे पास है और ये इनिशियल के ही है और एट द एंड ऑफ द एग्जिट रोड मुझे जो है ना बहुत सारा काम करना पड़ेगा. पहले मैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. इधर देखो ज़रा. सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं. तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू 28 मीटर्स पर सेकेंड का 28 का स्क्वायर. ये हमारे पास है इनिशियल के ई. ये के ई इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर. ये भी हो गया. उसके बाद ये वाली जो एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हुई होगी? ये वाली एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट हुई होगी जी पी ई के अंदर भी और फिर फाइनल के ई के अंदर भी. फाइनल के ई क्योंकि हमारे पास जाहिर बात है काइनेटिक एनर्जी कम होगी फाइनल वाली, वो हमें निकालनी है. तो यार ये वाला तो हम लोग कर सकते हैं आराम से. सिंपल इक्वेशन फॉर्म करते हैं इधर. सो ये हो जाएगा हाफ एम 28 का स्क्वायर. दिस कन्वर्ट्स टू जी पी ई विच इज़ एम जी जो है 9.81 मल्टीप्लाइड बाय हाइट जो है 22 मीटर्स है. फिर प्लस हमारे पास जो फाइनल के ई है के ई, इसको मैं फाइनल कर रहा हूँ. इफ ओनली व्हाट विल बी दिस. एक काम कर लेते हैं इसको भी हम लोग लिख लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है. सो इसको लिख लेते हैं हाफ एम लेट दिस बी द वी फाइनल का स्क्वायर. यहाँ तक भी पहुँच गए. अब मैंने इवन दो हमारे पास मास नहीं था लेकिन अगर आप इक्वेशंस को एक्सपैंड करके लिख लो तो आपको एक चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है कि हम लोग राइट साइड पे मास को कॉमन निकाल सकते हैं और इधर से भी मास को कॉमन निकाल सकते हैं. मास तो ओवरऑल ग्लोबली कैंसिल आउट हो गया. कैंसिल कैंसिल कैंसिल. मास तो गया. मैथ्स अगर आती है तो आप ये कर सकते हो स्ट्रेट अवे. यहाँ तक तो पहुँच गए. अब मुझे जो बचा है वो है 28 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9.81 इंटू 22 और ये आ रहा होगा प्लस हाफ वी फाइनल का स्क्वायर. अब मैं एक डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ फाइनल स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं. लेट मी जस्ट गिव दिस अ शॉट. सो 28 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 किया और फिर इसको माइनस करेंगे माइनस 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 22. यहाँ तक भी पहुँच गए और फिर इसी को ही मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करके इस पर रूट ऑपरेशन लगा लेते हैं. जब मैंने रूट ऑपरेशन लगाया तो मेरे पास जो स्पीड आ रही है इसकी फाइनल स्पीड जो हमारे पास बची हुई स्पीड है वो आ रही है तकरीबन 19 मीटर्स पर सेकेंड. इसका मतलब है कि इसका आंसर बी होना चाहिए. आई होप दिस इज़ क्लियर. बेसिकली एक हमारे पास जो मैंने आपको पूरा समझा दिया है. अब आप इसको एक दफ़ा खुद भी ट्राई करके देखो. दिस इज़ द डिफाइनिंग इक्वेशन दैट मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू डू दिस क्वेश्चन. ओके ये भी हो गया. फिर हमारे पास एक और चीज़ है. ये है अ पेंडुलम बॉब ऑसिलेट्स बिटवीन पी एंड आर. ओके वी कैन सी दैट. Assuming the gravitational potential energy lost in moving from P to Q is converted into kinetic energy, what is the speed of the bob at Q? तो बहुत बच्चों वाला सवाल है. इधर हमारे पास GPE होगी और इधर हमारे पास KE होगी. इनफैक्ट रियलिस्टिकली भी अगर हमारे पास पेंडुलम हिल रहा होता है तो मिडिल वाली जो मीन पोजीशन होती है उधर हमेशा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है और बाकी कोनों पर जो होती है वो हमारे पास GPE होती है. तो हम लोग एक काम यही कर सकते हैं. तो डायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं. तो एक जगह पर आएगा मेरे पास mgy. इस सपोज करो कि इस बॉब का जो मास है वो m है. सो mgy मस्ट बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ तक भी पहुँच गए. एम कैंसिल आउट हो गए. तो इसका मतलब है हमारे पास ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gy यानी v इज इक्वल टू रूट 2gy. यानी ये आंसर सी होगा इधर. ये तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन हो गया. ठीक है ये भी हो गया. ओके गाइस लेट्स अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस. ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम फ्यूल सप्लाइज एनर्जी x to a car. Okay. Fuel supplies energy x to a car.
Okay. Some of this energy is converted into kinetic energy as the car accelerates. Okay. So the rest of the energy Y is lost as thermal energy. अच्छा, ठीक है. Some of this energy is converted into kinetic energy as the car accelerates. The rest of the energy Y is lost as thermal energy. What is the efficiency of the car? Okay. हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी शुड बी इक्वल टू, हमारे पास होगा एनर्जी आउट ओवर एनर्जी इनपुट. ऐसे ही होना चाहिए. यहां तक तो पहुंच गए. अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पहले देखना है कि कितनी, हमने देखा सप्लाइज एनर्जी एक्स टू अ कार, यानी एक्स इज द एनर्जी इनपुट, यानी एक्स हमारे पास नीचे आना चाहिए. एक ये हो गया. और सम ऑफ दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एज द कार एक्सेलरेट्स. द रेस्ट ऑफ द एनर्जी वाई इज लॉस्ट एज थर्मल एनर्जी. तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग एनर्जी आउट निकालेंगे तो वो हो जाएगा एक्स माइनस वाई, क्योंकि हमारे पास y इज लॉस्ट एज थर्मल एनर्जी. ये हो गया, ये हमारे पास आउट बन गया हमारे पास टेक्निकली. और फिर हमारे पास जो एनर्जी इनपुट था वो x था. या और देख लो कि इसमें कौन सा आंसर होगा. सी स्ट्रेट अवे बन रहा है हमारे पास आंसर. 2 मिनट सोचो इस पर कि मैंने सही किया है या गलत किया, देख लो आप. फिर ये कहता है इन विच सिचुएशन इज वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट. ओके. द ऑब्जेक्ट स्लाइड्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस इन अ वैक्यूम. ये तो भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इसके अंदर तो कोई वर्क डन नहीं होगा. अ पर्सन होल्ड्स द ऑब्जेक्ट एट आर्म्स लेंथ एंड एट अ फिक्स्ड हाइट अबव द ग्राउंड. नो वर्क डन. कॉमन सेंस से नो वर्क डन, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स, इट इज द वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, राइट. सो अ पर्सन पुशेस द ऑब्जेक्ट अप अ फ्रिक्शनलेस रैंप. दिस इज ट्रू. एक फ्रिक्शनलेस रैंप है. यू आर, अगर एक रैंप के ऊपर अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे एक हमारे पास रिवर्स फोर्स तो एग्जिस्ट कर रही होगी जिसको ओवरकम करना पड़ेगा. और वो वाली फोर्स कौन सी होगी? वो होगी एम जी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट ऑफ वेट डाउन द स्लोप, राइट. ये इसको ओवरकम तो लाजमी करना पड़ेगा ऊपर धक्का देते हुए. तो इसका मतलब है कि इसके अंदर तो लाजमी वर्क डन हो रहा है हमारे पास, ठीक है. लास्ट वाला भी देख लेते हैं. द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्लोट्स पार्शली सबमर्ज्ड इन वाटर. अभी भाई इसके अंदर कोई वर्क डन नहीं हो रहा क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही, तो इसके अंदर भी कुछ भी नहीं हो सकता. तो ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत. ओनली सी इज करेक्ट. ये भी हो गया हमारे पास. अच्छा, फिर ये कहता है ब्लॉक ऑफ वेट 80 न्यूटन is pushed a distance of 60 centimeter up a slope inclined at 30 degrees to the horizontal. There is a frictional force of 25 Newton between the block and the surface of the slope. Okay. यानी फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास गिवन है और इसको हम लोग ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हैं. तो फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो हमारे पास है 25 न्यूटन. यहां तक तुमने मार्क कर लिया. व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स? ये तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे mgh करके. और एंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स. पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकालना ज़्यादा आसान है, तो वो हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेंटीमीटर्स मूव हुआ. ये पैरेलल डिस्प्लेसमेंट है, तो पैरेलल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 100. तो ये निकाल लेते हैं. ये हमारे पास WF के बराबर हो जाएगा. पहले ये निकाल लेते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी 25 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 15 जूल्स. यहाँ तक भी पहुँच गए. ये भी हो सकता है और ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है. अब इसके बाद हमारे पास है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. इसका मतलब है कि आपने एक चीज़ है, मैं एक काम कर सकता हूँ, इधर हम लोग एक छोटा सा डायग्राम और बना लें. यहाँ पर भी एंगल 30 डिग्रीज का होगा और हमें देखना है कि ये हाइट कितनी गेन की है. तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, दिस शुड बी इक्वल टू 60 साइन 30, यानी हाइट हमारे पास निकल आएगी जो हाइट इसने गेन की होगी. सो फाइनली हम लोग एक काम कर सकते हैं कि WG निकाल सकते हैं विच इज़ दिस ओवर हेयर, और वो हो जाएगा
एम जी हमारे पास गिवन है इधर, 80 न्यूटन हमारे पास वेट गिवन है। सो ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि सेंटीमीटर्स था 60, और ये वाली हाइट हमने निकाल ली है इधर, क्योंकि ये वाला एंगल मेरे पास 30 का था। सो 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30, यहाँ तक पहुँच गए। साइन 30 तो 0.5 के बराबर होता है, तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 भी कर लेते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 24। सो इसका मतलब है कि 24 जूल्स ये हो गया, और डब्ल्यू जी की जो वैल्यू आ रही है वो ये वाली मैच कर रही है इसके साथ। इनफैक्ट ये वाली भी सही थी, खैर लेकिन मसला ये है कि ये वाला सही है और ये वाला सही है, तो दोनों सही होना लाजमी था। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू गो विद ऑप्शन बी। यहाँ तक भी हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है। अ पावर इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ मशीन एज श्योर, वी कैन सी दैट देयर इज अ मशीन। मुझे बोलता है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। अब मशीन की अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो मेरे प्यारे बच्चे, एफिशिएंसी हमारे पास सिर्फ एफिशिएंसी इटसेल्फ इज इक्वल टू पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता इसके अंदर। तो पावर आउटपुट भी गिवन है, पावर इनपुट भी गिवन है, तो स्ट्रेट अवे डी ऑप्शन हो जाएगा इधर। सोच लो, देख लो इसको, सही है। ये हो गया हमारे पास सवाल कुछ, आगे चलते हैं। ये वाला एक सवाल आया है, अ सिलेंडर इज हीटेड कॉजिंग द एयर इनसाइड टू एक्सपैंड एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ दिस, एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2.2 into 10⁵ pascals। ओके, तो ये बेसिकली होगा वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस। और ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वर्क डन बाय गैस इज एक्चुअली P डेल्टा V, और ये जो P होता है, ये वाला जो प्रेशर होता है, ये कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। ओके, ये हमारे पास है। मुझे बोलता है द एक्सपेंशन ऑफ द एयर कॉजेज द पिस्टन टू राइज थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ दिस। ओके, doing this frictional forces are negligible. What is the cross section area of the piston? Okay, अब इसको हमें करना है। इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं कि हमारे पास वर्क डन बाय गैस भी है, हमारे पास सब कुछ तो वैल्यूज गिवन है। सो हाउ अबाउट वी जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। सो वर्क डन बाय द गैस इज 11,000 जूल्स, ये गिवन था यहाँ पर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू P डेल्टा V। तो ये हो जाएगा 11,000 शुड बी इक्वल टू, हमारे पास और कोई चीज़ तो नहीं है, नहीं, तो ये हो जाएगा। प्रेशर भी हमारे पास आई गेस गिवन है, ये गिवन है 2.2 into 10⁵, सो 2.2 into 10⁵। अब मसला ये है कि डेल्टा V हमारे पास आ रहा है। डेल्टा V को हम लोग खोल सकते हैं। हमें पता है कि डेल्टा V इटसेल्फ इज गोइंग टू बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द हाइट डिफरेंस, ऐसा ही होता है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कभी चेंज हुआ ही नहीं था, तो इसको हम लोग कर लेते हैं एरिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय 0.5, डायरेक्टली कर ले इधर, ये भी हो गया। वैल्यू निकाल लो बस, तो ये हो जाएगा 11,000 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स के अंदर 2.2 into 10⁵, oh my god, 10⁵5, और फिर इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना आ रहा था 0.5। आई होप मैंने कोई यूनिट में तो कोई मिस्टेक नहीं की है, नहीं, देयर इज़ नो मिस्टेक, सो एवरीथिंग इज कूल, चिल। सो फाइनली हमारे पास जो है, इसको अगर हम लोग करेंगे तो डिवीजन में कर रहा हूँ इसको, तो ये A की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है, A इज कमिंग एज 0.1 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 1 into 10⁻⁻1 मीटर स्क्वायर पे आ जाएगा, तो इसका मतलब डी आंसर है। आई एम सो सॉरी, दिस इज द फ्लू दैट इज ब्रिंगिंग मी डाउन एट द मोमेंट। एनीवेज, ये भी हो गया। फिर ये कहता है अ स्लेज ऑफ मास 50 kg सिट्स ऑन अ स्नोई सरफेस। ओके, एक स्लेज है 50 kg की, दैट सिट्स ऑन अ स्नोई सरफेस। It is pulled horizontally for 10 meters against a frictional force of
10 meters against a frictional force of 200 Newton. Okay. इसने इसको पुल किया, then it is pulled horizontally across ice for 10 meters. अब ये मुझे कह रहा है कि there is no frictional force between the ice and the sledge. ठीक है, ठीक है, ठीक है. It is lifted up vertically by 1 meter and finally carried back at a constant speed to where it started. Okay. During which stage of the journey is most work done on the sledge? Let's think over it. Okay guys, so we have this question. A sledge of mass 50 kg sits on a snowy surface. It is pulled horizontally for 10 meters against a frictional force of 200 Newton. Then it is pulled horizontally across ice for 10 meters. यानी दो तो हमारे पास डिस्टेंसेस 10 मीटर्स के है ही हैं. यानी एक डिस्टेंस हमारे पास ये वाला है और ये वाला हमारे पास स्नो का है. एक और हमारे पास 10 मीटर का डिस्टेंस है. एक्चुअली मैं इन दोनों को ज्वाइन ही कर लेता हूँ इधर. ये स्नो हो जाएगा और फिर हमारे पास ये डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ और ये आइस हो जाएगा. यहाँ तक भी पहुँच गए. अब इसने क्या किया था कि एक स्लेज था. लेट्स जस्ट ड्रॉ अ स्लेज समथिंग लाइक दिस. एक स्लेज है मेरे पास. इस स्लेज को इसने पहले स्नो में मूव किया और ये 10 मीटर था. एक्चुअली मैं लिख लेता हूँ इधर. सो दिस इज़ एक्चुअली 10 मीटर्स एंड दिस इज़ एक्चुअली 10 मीटर्स. ओके. अब द आइडिया इज़ दैट कि इसने इस स्लेज को पकड़ा, स्नो के ऊपर मूव किया और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स थी. उसके बाद आइस में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं थी. यहाँ पे ज़्यादा सी बात है, ज़्यादा आसान होगा मूव करना. ठीक है. और उसके बाद फिर इसने क्या किया है कि इसको 1 मीटर ऊपर की तरफ किया और फिर ये वापस लेकर गया इधर. ऐसे इसने किया है. ठीक है. वेल 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 नाउ दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. मुझे बोलता है कि ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ इट्स जर्नी मोस्ट वर्क इज़ डन ऑन द स्लेज. यार कॉमन सेंस की बात अगर हम लोग सिर्फ इंट्यूटिवली भी सोचें तो जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है वहाँ पे ही वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा स्लेज पर. ठीक है. आदमी की हम लोग बात नहीं कर रहे, स्लेज पर. ठीक है. तो जो वर्क डन जो होगा सबसे ज़्यादा हमारे पास इस स्नो वाले रीजन के अंदर होगा, क्योंकि इधर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स भी है, इसको भी ओवरकम करना पड़ेगा, मूव भी करना है. इवन अगर इसको कांस्टेंट स्पीड पे भी मूव करना है तो हमें 200 न्यूटन की फोर्स हमें लगानी ही पड़ेगी आगे की तरफ. ये तो है फैक्ट है कांस्टेंट स्पीड के लिए. आइस में कोई फ्रिक्शन ही नहीं है तो इसका मतलब है कि उस पर तो मूवमेंट बहुत आसान होगी. उसमें तो हमारे पास जो है सिर्फ आप धक्का ही दे दोगे और अगर कांस्टेंट स्पीड पे चलना है तो वर्क डन तो ज़ीरो होगा. यानी एक चीज़ तो फैक्ट है, वर्क डन, एक मिनट, वर्क डन on snow should be equal to, निकाल लेते हैं, वैल्यूज भी निकाल लेते हैं. सो दैट शुड बी, अगर हम लोग कर रहे हैं अजम्पशन ये है कांस्टेंट स्पीड हमारे पास है. तीनों केसेस में कांस्टेंट स्पीड अज्यूम करते हैं हम लोग. इनफैक्ट कहीं ना कहीं लिखा हुआ भी है कांस्टेंट स्पीड. सो दैट इज गोइंग टू बी, एक कंपैरिजन कर लेते हैं कांस्टेंट स्पीड पे. तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय फोर्स इनटू डिस्टेंस. डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 10 है, तो ये आ जाएगा 2000 जूल्स. ओके. और फिर वर्क डन ऑन आइस. सिंस अगर हम लोग कांस्टेंट स्पीड पे ही लेके जाना है तो इधर तो हमारे पास 0 जूल्स होगा. अग्रीड. उसके बाद फिर हमारे पास है वर्क डन, उसको लिफ्ट करके भी लेके जाना है. वर्क डन क्या बोला है, इट इज लिफ्टेड अप वर्टिकली बाय 1 मीटर एंड फाइनली कैरिड बैक एट अ कांस्टेंट स्पीड टू वेयर. अच्छा, इसके अंदर इसको 1 मीटर ऊपर की तरफ मूव किया है तो वहाँ पे थोड़ा सा वर्क डन होगा, लेकिन वो वर्क डन होगा अगेंस्ट द वेट और ये हो जाएगा 50 इंटू 9.81 और हमारे पास हो जाएगा 50 इंटू 9.81. ठीक है. 50 इंटू 9.81 और मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है, 1 मीटर्स. एक ये वाला वर्क डन भी होगा, ये जब ऊपर की तरफ इसको लेकर गया होगा, यानी 1 मीटर अगर इसको ऊपर किया है तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 इंटू 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 490.5 जूल्स. ये सिर्फ ऊपर करने में. लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर उसके बाद इसने कांस्टेंट स्पीड पर मूव करता हुआ वापस लेकर आया तो अभी भी कोई वर्क डन नहीं होगा.
अग्रीड। तो इसका मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी यूटिलाइज हुई थी वो स्नो में यूज़ हुई थी। हमने कंपैरिजन भी कर लिया, इंटुइटिवली भी और वैसे भी कैलकुलेशंस के थ्रू भी। दिस इज गोइंग टू बी डी, स्ट्रेट अवे डी। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे थे, बट मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहे ताकि आपकी प्रिपरेशन भी होती रहे। वी आर गोइंग टू बी डूइंग मोर क्वेश्चंस ऑन थर्सडे इंशाल्लाह। एनीवेज गाइस, टेक केयर एंड प्रे फॉर मी एज वेल। ये फ्लू जो है मुझे सेकंड टाइम फिर से लगा है। एनीवेज गाइस, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़ गाइस।